डर सबको लगता है। पल्लवी के पति की मौत को 1 महीना बीत गया था। पिछले 1 महीने से रोते रोते अब मानो उसकी आंख के आंसू तक सूख चुके थे। इसी गहरी उदासी के आवेग में उसे अपनी माँ की याद आती है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। अपने जीवन के सबसे कठिन समय में आज मेरे पास रोने के लिए एक कंधा तक नहीं है। बस बहुत हुआ, अब मुझे माँ के पास जाना ही होगा। अगली सुबह ही पल्लवी अपनी 10 साल की बेटी को लेकर मुंबई के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां से वो पुणे की टिकट लेकर अपनी बेटी निशा के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। मम्मा, हम ट्रेन में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारी नानी के पास जा रहे हैं मेरी बच्ची। नानी के पास? लेकिन आपने पहले तो कभी मुझे नानी के बारे में नहीं बताया। मुझे तो लगा था कि मेरी नानी है ही नहीं। बस कुछ बातें हैं बेटा जो मैं अभी तुझे समझा नहीं सकती। खैर, आज तुम अपनी नानी से मिलोगी ना, तो देखना वो तुम्हें देखकर कितनी खुश होंगी। निशा ने अपनी माँ की गोद में सर रखा और ट्रेन की सीट पर लेट गई। अपनी बेटी के सर को सहलाते हुए पल्लवी को पुराने दिन याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। एक बार मना कर दिया ना मैंने तुझे कि नहीं हो सकती तेरी शादी उस लड़के से। गैर धर्म के लड़के से शादी करवा के समाज की नजर में गिरना नहीं है हमें। प्लीज माँ, तुम्हें समाज की ज्यादा फिक्र है या अपनी बेटी की? माँ प्लीज मान जाओ। पल्लवी ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए उसी रात पल्लवी घर छोड़कर भाग जाती है। उस दिन से आज तक न कभी पल्लवी ने अपनी माँ से बात की और न वो कभी उनसे मिलने के लिए गई। बेटी के गैर बिरादरी के लड़के के साथ भाग जाने पर उसकी माँ ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया। समय बीता और अचानक शादी के 12 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। पति के जाने के बाद अब पल्लवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इस कठिन समय में पल्लवी को अपनी माँ के अलावा दूसरा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसने वहां से अपने घर के लिए टैक्सी की। इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलने के लिए उसका मन बहुत भारी हो रहा था। घर के 200 मीटर दूर से ही हर तरफ घनी झाड़ियां और जंगली घास फैली नजर आ रही थी। घर के आंगन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से आंगन में झाड़ू तक नहीं लगी है। पल्लवी का मन आशंकाओं से घिर गया था। कांपते हाथों से उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अरे, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। ताला तो लगा हुआ है, लेकिन आज से नहीं, पिछले 12 साल से। पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके पड़ोस में रहने वाली शांति काकी खड़ी थी। वो चलकर पल्लवी के पास आई। जब तू अपनी माँ को छोड़कर चली गई तो लोगों ने तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए वो बेचारी मुंह छुपाकर यहाँ से अपने गांव चली गई थी। चली जा अपने गांव, शायद तेरी माँ तुझे माफ कर दे। काकी की बातें सुनकर पल्लवी का मन धक से रह गया था। उसने अपना सामान उठाया और बस पकड़कर अपनी बेटी के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ी। गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम के लगभग 8 बज गए थे। यहाँ का आंगन भी धूल, मिट्टी और जंगली बेलों से घिरा नजर आता था। हिम्मत जुटाकर पल्लवी जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो अपनी माँ को पुकारती हुई अपनी बेटी के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर पल्लवी हैरान रह गई थी। घर में हर जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे कई सालों से घर में साफ सफाई की ही ना गई हो। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? माँ, नानी माँ, नानी माँ। पल्लवी ने अपनी माँ को कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मम्मा, लगता है नानी माँ यहाँ पर नहीं रहती। हम कितनी देर से उन्हें आवाज लगा रहे हैं और आप घर की हालत देखो ना। लग नहीं रहा कि यहाँ कोई रहता होगा।
काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब पल्लवी की माँ बाहर नहीं आई तो पल्लवी को भी लगने लगा कि वाकई उसकी माँ यहाँ नहीं है। जैसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वो घर से बाहर जाने को हुई, अचानक ही स्टोर का दरवाजा खुला और झुकी कमर और सफेद झुर्रेदार चेहरे के साथ उसकी माँ बाहर आ गई। माँ का शरीर किसी बेजान मुर्दे की तरह लग रहा था। उन्हें देखकर लगता था मानो कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। उन्होंने एक नजर भरकर पल्लवी की तरफ देखा और फिर नजर घुमा ली। माँ, कैसी हो तुम? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ माँ। मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी। और देखो, निशा भी तुम्हें देखकर कितनी खुश है। निशा, नानी माँ को नमस्ते करो बेटा। नानी माँ। पल्लवी की माँ ने उन दोनों में से किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी छड़ी टिकाती रसोई में गई और उन दोनों के लिए गिलास में पानी लेकर आई। दोनों ने जैसे ही अपने हाथ में वो गिलास पकड़ा, उनके होश उड़ गए और पानी का गिलास उनके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा, क्योंकि मिट्टी से सने गिलास में जो पानी था उसके अंदर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। अपनी माँ और घर की ऐसी हालत देखकर पल्लवी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। मैं जानती हूँ माँ कि तुम्हारी ऐसी हालत मेरी वजह से ही हुई है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने कई दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारे पास न साफ पानी है न खाना। घर की हालत ऐसी है कि कोई जानवर भी यहाँ रहने से पहले सोचेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मगर अब मैं आ गई हूँ माँ। मैं अब सब सही कर दूंगी। सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। बहुत गंदा हो गया है ना। पल्लवी ने घर साफ करने के लिए घर में झाड़ू ढूंढा, लेकिन घर में एक झाड़ू तक नहीं था। घर की हालत देख देख कर पल्लवी खुद को कोसे जा रही थी। निशा बेटा, मैं बस थोड़ी देर में मार्केट से नानी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और साफ सफाई के लिए सामान भी लेकर आती हूँ। तब तक तुम नानी माँ के पास रहना और उनका ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। पल्लवी सारा सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल गई। निशा ने अपनी नानी माँ को पहली बार देखा था, इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। नानी माँ, आपको पता है मेरी मम्मा बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। निशा की बात का जवाब दिए बिना ग्रैनी अपने कमरे में चली गई। ये नानी माँ कहाँ पर चली गई? मुझे यहाँ पर अकेले बैठने में बहुत डर लग रहा है। मैं भी अंदर ही चली जाती हूँ। निशा भी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर गहरा अंधेरा था। निशा ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसकी ग्रैनी कमरे में नहीं थी। दूसरी ओर पल्लवी ने सभी जरूरी सामान ले लिया था। वो घर पहुंचने वाली थी कि तभी रास्ते में उसे गांव के एक पुराने काका मिले। उन्होंने बड़े ही अजीब तरीके से पल्लवी को देखा। क्या बात है, आज इतने सालों बाद गांव आई हो? पक्का अपनी माँ के घर को बेचने का इरादा होगा, है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? भला मैं अपनी माँ के घर को क्यों बेचने लगी? मैं तो यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आई हूँ। अगर उस घर को बेच दूंगी तो माँ कहाँ जाएंगी? क्या? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? आज से 10 साल पहले लोगों के तानों से तंग आकर बेचारी तुम्हारी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था, और तुम कह रही हो कि तुम उससे मिलने आई हो? उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान दी। नानी माँ, आप कहाँ चली गई नानी माँ? निशा ने जैसे ही अपनी नानी को आवाज लगाई तो उसे कमरे में किसी की दबी सी हंसी सुनाई दी। ये आवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है नानी माँ। आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, आओ मेरे पास आओ। वो आवाज सुनकर निशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के पंखे से उसकी ग्रैनी उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर को निकलकर आ चुकी थी और वो निशा को देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराते हुए उसके मुंह से एक काले रंग का पदार्थ टपककर फर्श पर गिर रहा था। अपनी नानी का इतना भयानक रूप देखकर निशा जोर से चिल्लाई। पल्लवी काका के साथ दौड़ती हुई अपने घर तक पहुंची
तभी उसे निशा की चीख सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बेटी मुसीबत में है, जल्दी चलो। पल्लवी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तो मानो जैसे जाम हो गया था। पल्लवी के कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। आओ मेरे पास आओ। मम्मा। ग्रैनी अचानक से निशा के ऊपर झपटी और उसे दूसरे कमरे में घसीटते हुए ले गई। नानी माँ, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज हेल्प। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पल्लवी को हटाकर काका घर के दरवाजे को जोर से धक्का मारते हैं तो वो टूटकर नीचे गिर पड़ता है। पल्लवी और मोहन काका जल्दी से अंदर जाते हैं। निशा, निशा, तुम कहाँ हो बेटा? जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ। मम्मा प्लीज बचाओ मुझे, ग्रैनी मुझे मार डालेंगी। तुम कहाँ हो बेटा? घबराओ नहीं, वो तुम्हारी नानी है, कुछ नहीं होगा। पल्लवी ने जैसे ही ऐसा कहा तभी ग्रैनी ने निशा के हाथ को अपने पैने नाखूनों से बुरी तरह खरोंच दिया, जिससे निशा की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। निशा कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे से अभी कोई दौड़ कर गया है। काका ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने की कोशिश की कि तभी ग्रैनी काका को उनके सामने नजर आने लगी। ग्रैनी डरावनी तरह से मुस्कुराई और तभी काका हवा में ऊपर उछलकर जमीन पर जा लगे। नीचे गिरते ही काका बेहोश हो गए और चारों ओर खून फैल गया। पल्लवी ने हिम्मत करके किसी तरह माँ के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में गहरा अंधेरा था, लेकिन एक कोने से निशा की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मा प्लीज हेल्प मी मम्मा। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? मैं जानती हूँ माँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू भी तड़पेगी जैसे मैं पल पल तड़पी थी। तभी कमरे में लगी लालटेन अचानक से जल जाती है और पल्लवी को नजर आती है उसकी बेटी किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई। अगले ही पल ग्रैनी की आत्मा जाकर निशा के शरीर में समा जाती है और उसी के साथ निशा गुर्राते हुए छत पर रेंगने लगती है। मैं जानती हूँ आपका आखिरी समय बहुत दर्द में बीता है और मेरी वजह से ही आपने अपनी जान ले ली, लेकिन मेरी बेटी बेगुनाह है। आप मुझे मार डालो माँ, इस बच्ची को छोड़ दो। पल्लवी की बातों का ग्रैनी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पल्लवी को देखकर उसने रहस्यमयी सी मुस्कान दिखाई और छत से सीधा जमीन पर कूद गई, जिसके कारण निशा के शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी शैतानी हंसी हंस रही थी। मैं क्या करूं? कैसे अपनी बच्ची की जान बचाऊं? कौन है जो माँ को रोक सकता है? अचानक पल्लवी की नजरों के सामने उसके बचपन की एक झलक दिखाई दी। पापा, मम्मी फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही है, आप प्लीज इन्हें कुछ बोलो ना। अरे मधु, क्यों छोटी सी बच्ची पर गुस्सा करती हो? तुम्हें पता है ना पल्लवी प्रिंसेस है मेरी, उसके जो मन में आएगा वो करेगी। तुम भी पीछे पड़ जाती हो। हाँ हाँ, खूब बिगाड़ो इसे। आप बोल रहे हैं ना, इसलिए माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार बदमाशी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी को जैसे ही अपने बचपन की वो बात याद आई, उसने कमरे की दीवार की तरफ देखा जहाँ उसके पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी। उसने अपने पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए उनसे कहा, पापा, बचपन में जब भी माँ मुझे डांटती थी तब आप ही मुझे उनसे बचाते थे। आज आपकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है पापा। मेरी बच्ची की जान को खतरा है। माँ मुझे समझ नहीं पा रही। आप तो उनका गुस्सा जानते हो ना। एक बार उनको गुस्सा आ जाए तो
तो आपके अलावा कोई उन्हें नहीं समझा सकता। पापा प्लीज, अगर आप अपनी बेटी की बात सुन रहे हैं तो मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आपकी बेटी मुसीबत में है, अपनी बेटी की मदद कीजिए पापा। तभी पल्लवी को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पल्लवी चौंक कर आवाज की ओर देखती है। सामने उसे घर का मंदिर दिखाई देता है, जिस पर पर्दा लगा हुआ था और मंदिर से एक मूर्ति नीचे गिरी थी, जिसके कारण उसका ध्यान इस तरफ हुआ था। क्या ये पापा का इशारा था कि मुझे इस मंदिर से मदद मिलेगी? पल्लवी मंदिर का पर्दा हटाती है और मंदिर में रखा हुआ दीपक जला देती है। उसी के साथ वो पापा का सिखाया हुआ महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। तभी उसे सामने मंदिर में रखी हुई गंगा जल की बोतल दिखाई देती है। पल्लवी गंगा जल की बोतल उठाकर मंत्र पढ़ते हुए सीधा अपनी बेटी निशा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। निशा उसे देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। पल्लवी अपना साहस बटोरती है और निशा के ऊपर गंगा जल छिड़क कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसके सर पर हाथ रख देती है। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद निशा बिल्कुल शांत हो जाती है। घर में अभी तक उठ रही अजीब किस्म की दुर्गंध भी अचानक से शांत हो गई थी। पल्लवी निशा का हाथ पकड़ती है और दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। कहते हैं अतृप्त आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती है, उनके क्रोध से बच पाना आसान नहीं होता। निशा की किस्मत अच्छी थी जो वो इतनी बड़ी मुसीबत से खुद को बचा पाई।